आगे हम इसकी एक्सरसाइज समझेंगे। पहले है आपका रीड एंड लर्न। मीनिंग दिए हुए हैं कुछ आपके। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। सिचुएशन, स्थिति या परिस्थितियाँ। ट्रम्पेट, तुरही, बजाने का यंत्र है। अराइव, आना, आ पहुंचना। सक्सीड, सक्सीड यानी सफल होना। इंसिडेंट, घटना। इंसिडेंट यानी बच्चों होता है घटना, और यही एक्सीडेंट शब्द हो जाए, दोनों की स्पेलिंग मिलती जुलती है तो वो हो जाती है दुर्घटना। इंसिडेंट का मतलब सिर्फ घटना। रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स मना करना। नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट यानी अहिंसक, जिसमें कोई हिंसा ना हो। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। प्रेशियस, बहुमूल्य, कीमती। पोसेशन, प्रोसेशन यानी जुलूस। कंजर्वेशन यानी संरक्षण। आगे देखेंगे हम वर्ड पावर। वर्ड पावर में आपके दो शब्द दिए हुए हैं। द लेटर डिस एंड अन बिफोर अ वर्ड ऑफन मीन नॉट, यानी जिन शब्दों के आगे डिस या अन प्रीफिक्स लगा दिए जाते हैं। प्रीफिक्स यानी जैसे हिंदी में उपसर्ग होते हैं, तो ये भी इंग्लिश के उपसर्ग हैं। डिस और अन अगर किसी शब्द के आगे लगा दिए जाते हैं तो उन शब्दों का जो मीनिंग है वो नॉट में बदल जाता है, यानी नहीं में। या अपन दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि उस शब्द का जो मीनिंग है वो अपोजिट हो जाता है, यानी विपरीत शब्द बन जाते हैं। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्स, सही उपसर्ग लगा के हमें शब्द बनाने हैं नए। तो देखें कैसे नॉट में बदल जाता है। जैसे लाइक, लाइक मीन्स पसंद, और डिसलाइक यानी पसंद नहीं, यानी पसंद ना होना, इसका मतलब है कोई चीज पसंद होना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नॉट में अर्थ बदल जाता है या दोनों अपोजिट हो जाते हैं, पसंद और नापसंद। फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्ण, इसमें लग गया अन तो अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली का मतलब शत्रुतापूर्ण। हैप्पी, हैप्पी शब्द में अन लगता है तो अनहैप्पी, हैप्पी माने खुश, अनहैप्पी यानी दुखी। कंटिन्यू, कंटिन्यू में डिस लगता है, मैंने यहाँ लाइन खींची, यही स्पेलिंग आपको यहाँ रिपीट कर लेनी है। कंटिन्यू का हो जाएगा डिसकंटिन्यू। कंटिन्यू यानी लगातार जारी रखना कोई काम का, और डिसकंटिन्यू यानी काम को बंद कर देना या बराबर जारी न रहना। अगला है एग्री, एग्री मीन्स सहमत होना। डिसएग्री, असहमत होना। फेयर, फेयर यानी यहाँ पे जो मीनिंग है, इसका अर्थ है वो है निष्पक्ष। और अनफेयर यानी निष्पक्ष ना होना या कहें कि गलत होना। अनफेयर हो जाता है निष्पक्ष, अपोजिट इसी का जो निष्पक्ष ना हो। काइंड, काइंड यानी दयालु, और ये हो जाएगा अनकाइंड, जो दयालु ना हो यानी क्रूर। और अप्रूव, अप्रूव में शब्द लगता है डिसअप्रूव। तो इस तरह से ये शब्द क्या बन जाएंगे, आपके अपोजिट बन जाएंगे। आगे समझेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। यहाँ पे दो दो शब्द दिए हुए हैं और दोनों लगभग एक समान मीनिंग है, उनका उच्चारण भी लगभग एक समान है। तो आपको सेंटेंस में ध्यान से समझ करके भरना है कि क्या आएगा। जैसे यहाँ पे देखें, क्लोथ्स आर मेड ऑफ क्लोथ, दो शब्द क्लोथ्स और क्लोथ। ये क्लोथ्स का मतलब है पहनने वाले कपड़े, सिले हुए कपड़े। एक तरह से हम यहाँ जो कहेंगे, यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है कि सिले हुए कपड़े, और क्लोथ का भी मतलब होता है कपड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो ये वाला आएगा, क्लोथ्स आर मेड ऑफ क्लोथ। जो पहनने वाले कपड़े होते हैं, अपने सिले सिलाए कपड़े होते हैं, वो किससे बनते हैं, कपड़ों से ही बनते हैं। अगला, माई ब्रदर ऑब्वियसली इज देन मी। अब एल्डर और ओल्डर दोनों का मीनिंग एक तरह से लगभग सेम हो जाता है। एल्डर कहते हैं बड़े भाई को,
यहाँ पे जो ब्रदर शब्द आ रहा है तो बड़े भाई के लिए एल्डर, अपन से उम्र में जो भी बड़ा होता है तो एल्डर। और ओल्डर यानी भी बड़ा है, लेकिन ओल्डर का मतलब एक तरह से बूढ़ा होना। तो यहाँ पे माई एल्डर ब्रदर आएगा, पहला वाला पहले फिल इन द ब्लैंक्स में। माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी। मेरे बड़े भाई निश्चित रूप से मेरे से उम्र में क्या है, बड़े हैं यानी कि उम्र ज्यादा होना उसको ओल्डर कहेंगे। और इस एल्डर का मतलब कि उम्र में बड़े होना, बड़ा, और इसका मतलब एक तरह से बूढ़ा। तो मेरे बड़े भाई निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा बूढ़े हैं, या फिर कहें कि उम्र ज्यादा होना। इसका मतलब बड़ा होना और इसका मतलब उम्र ज्यादा होना, दोनों की तुलना करी जाए तो ये ओल्ड की डिग्री बन गई ओल्डर। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री देन शब्द आ रहा है, ये शब्द है एल्डर आपका, और ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, तो इस कारण से यहाँ पे ओल्डर शब्द आएगा। अगला, माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड। मेरे दादाजी बूढ़े हैं। एंड हिज, अब दोनों शब्द आ रहे हैं फिर से एक समान, चाइल्ड लाइक यानी बच्चों के समान, और चाइल्डिश यानी बचपना दिखाना। तो माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड एंड इज चाइल्ड लाइक। मेरे दादाजी बूढ़े हैं और बच्चे के समान है। चाइल्ड लाइक यानी बच्चे के समान। बट माई अंकल ऑफन बिहेव इन अ चाइल्डिश मैनर विच आई डोंट लाइक। लेकिन मेरे जो चाचा हैं वो क्या करते हैं, बच्चों के समान बचपना दिखाते हैं, व्यवहार में उनके बचपना झलकता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जो बच्चों की हरकतें होती हैं उसको अपन चाइल्डिश कहते हैं। तो मैनर शब्द साथ में आ रहा है, चाइल्डिश मैनर यानी बच्चों के समान व्यवहार करना। अगला, बी कैन, एडॉप्ट और एडेप्ट दोनों का मतलब है स्वीकार करना, अपनाना। तो वी कैन एडेप्ट टू वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग बट नॉट एडॉप्ट देम। हमें वेस्टर्न पहनावा, वे ऑफ लिविंग जीवन यापन जो वेस्टर्न है उसको अपनाना है, लेकिन बट नॉट एडॉप्ट देम, लेकिन हमें उसमें क्या करना है, ढलना नहीं है। दोनों का ही एक तरह से सेम अर्थ निकलता है कि उसको स्वीकार करना, यानी जीवन में उसको नहीं ढालना है, अपनाना जरूर है लेकिन जीवन में उसको नहीं ढालना है। आगे हम देखेंगे सी नंबर की एक्सरसाइज। द वर्ड लैंडस्लाइड इज मेड ऑफ 2 सेपरेट वर्ड्स। लैंडस्लाइड 2 शब्दों से मिलकर बना है, लैंड प्लस स्लाइड, तो ये होगा लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। सिमिलरली उसी प्रकार से फायर वुड, फायर शब्द अलग है, वुड शब्द अलग है, तो मिलकर के क्या हुआ है, फायर वुड, जलाऊ लकड़ी। अगला है एक्स और मैन। एक्स शब्द अलग होता है, मैन अलग होता है। एक्स यानी कुल्हाड़ी, मैन यानी एक्स मैन। ठीक है, तो इस तरह से इन शब्दों को क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। 2 शब्दों से मिलकर के नया शब्द बना हुआ है, 2 शब्द मिले हैं तो वो कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे अपने हिंदी में होते हैं समास, ठीक है ना, उस तरह से संधि नहीं, संधि में अलग बात होती, तो उसी तरह से कुछ कुछ मिलते हुए। अब यहाँ पे आपको लिस्ट दी जा रही है, ना मैच द वर्ड्स गिवन इन द 2 बॉक्सेस टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। 2 बॉक्स में शब्द अलग अलग दिए हुए हैं, आपको ये मैच करना है किसके साथ में, यहाँ पे कौन सा शब्द सही मैच करेगा। ऊपर इन्होंने 3 उदाहरण दे दिए, अब आपको अपने आप इसको करना है। जैसे पहला दिया है ब्लैक, ब्लैक के साथ में इसमें पॉट आएगा, ब्रश आएगा, कोट आएगा, केज, पेपर, बोर्ड। तो क्या शब्द सुना है हमने, ब्लैक बोर्ड, ये इन्होंने बना के दे दिया।
इस तरह से हमें देखना है। अगला शब्द है टूथ। टूथ के साथ में ब्रश शब्द आएगा, ठीक है। अगला आएगा न्यूज। न्यूज के साथ में पेपर, न्यूज पेपर शब्द होता है। अगला है टी। टी के साथ में आएगा पोट, टी पोट। अगला है नोट। नोट के साथ में बुक, नोटबुक हो जाता है। रेन, कोट, रेन के साथ कोट, रेन कोट। फार्म हाउस तो हो जाता है फार्म हाउस। और फिर है आपका फोर हेड। फोर हेड यानी माथा। सूट केस, बार ग्राफ। तो इस तरह से आपके न्यू वर्ड बन जाएंगे, कंपाउंड वर्ड बन जाएंगे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका, Why did the workers from a factory come to the village of गोपेश्वर? कारखानों के जो श्रमिक थे, वर्कर यानी श्रमिक, फैक्ट्री यानी कारखाना, तो फैक्ट्री के जो वर्कर थे या श्रमिक थे वो गोपेश्वर गांव में क्यों आए थे? आंसर है द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री। इतना हम क्वेश्चन में से लेंगे। और जो कम शब्द था, कम का क्या हो जाएगा? केम। केम टू द विलेज। ये आपको स्पेलिंग इतनी कहाँ से मिल जाएगी? क्वेश्चन में से। ऑफ गोपेश्वर। आंसर याद करना है आपको, टू कट द एस ट्री। द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री केम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर टू कट द एस ट्री। क्यों आए थे फैक्ट्री के श्रमिक? फैक्ट्री के श्रमिक गोपेश्वर गांव में एस ट्री को काटने के लिए आए थे, एस वृक्ष को काटने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू रिटर्न? पेड़ काटने वालों ने जब वापस जाने से मना कर दिया तो लोगों ने क्या निश्चय किया? आंसर है द विलेजर्स डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंड। गांव वालों ने ये निश्चय किया कि वह एक भी पेड़ को कुल्हाड़ी छूने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी वो किसी भी कीमत पर पेड़ों ने नहीं काटने देंगे, ये बात उन्होंने निश्चय की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एक्समैन डू व्हेन द विलेजर्स हज्ड द ट्रीज एंड शाउटेड चिपको चिपको? जब गांव वालों ने पेड़ों को गले लगा लिया या उनसे पेड़ों से लिपट गए और चिल्लाने लगे चिपको चिपको, तो लकड़ी काटने वालों ने, पेड़ काटने वालों ने क्या किया? आंसर है द एक्समैन वर फ्राइटन्ड एंड दे रैन अवे। जो लकड़ी काटने वाले, पेड़ काटने वाले थे, वो बुरी तरह से घबरा गए। फ्राइटन यानी घबरा जाना या डरना। बुरी तरह से घबरा गए, डर गए और वो दूर भाग गए। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट? जब ठेकेदारों ने दूसरा जंगल लकड़ी काटने के लिए चुना तो गांव वालों ने क्या किया? इसका आंसर है व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज another forest the villagers including men and women old and young began to march a procession with message written on banners to save the forest। जब ठेकेदारों ने दूसरा जंगल काटने के लिए चुना तो गांव वाले, जिसमें औरतें और आदमी सभी शामिल थे, बूढ़े और युवा वो भी शामिल थे, और उन्होंने सबने मिलकर के जुलूस निकाला और जो उन्होंने बैनर ले रखे थे उन पर मैसेज लिखा हुआ था कि सेव द फॉरेस्ट, यानी वनों को, जंगलों को बचाने के लिए उस पर मैसेज लिखे हुए थे बैनरों पे। उन बैनरों को लेकर के सभी ने मिलकर के जुलूस निकाला।
अब ये आंसर जिन बच्चों को थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करा जा सकता है। मैंने निशान लगा रखा है, जैसे ये आंसर हो जाएगा व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट द विलेजर। जब ठेकेदारों ने दूसरा वन चुना काटने के लिए तो गांव वालों ने, फॉरेस्ट द विलेजर्स, गांव वालों बिगेन टू मार्च अपोजिशन। हम ये शब्द छोड़ सकते हैं कि औरतें और आदमी भी शामिल थे, बूढ़े और युवा शामिल थे। हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि गांव वालों ने बिगेन टू मार्च अपोजिशन, जुलूस निकाला, जिसमें बैनर में मैसेज लिख रखा था कि जंगलों की रक्षा करनी है या जंगलों को बचाने के लिए उन्होंने उसमें वो स्लोगन लिख रखे थे, नारे लिख रखे थे। अगला, व्हाट इज द वर्क ऑफ दासोली ग्राम स्वराज मंडल। दासोली ग्राम स्वराज मंडल का क्या काम है? टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट इज द वर्क ऑफ दासोली ग्राम स्वराज मंडल। जो वन काट दिए गए थे उन वनों को फिर से हरा भरा करना, या कहें कि जो पेड़ कट चुके थे उन मृत पेड़ों को दोबारा से जीवित करना, यानी कि दूसरे पौधे लगाना उनकी जगह पे, जो काम था वो दासोली ग्राम स्वराज मंडल का था। अब पौधों को नया लगाना, ये उनका अपना एक अभियान था कि जो पौधे खत्म हो गए हैं पूरी तरह से तो उनको क्या करेंगे, वो नया पौधा रोपण करेंगे, और जो जिनकी जड़ें वगैरह अगर रह गई हैं कुछ भी इस तरह का, तो कोशिश ये करेंगे कि वो पौधे का रूप ले लें, यानी कि वो फिर से ना काटे जा सकें, क्योंकि बरसात में जड़ों में से पुराने दोबारा से पेड़ उगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो उस चीज की अगर सुरक्षा करी जाएगी तो वो वृक्ष क्या करेगा, फिर से एक पेड़ बन जाएगा। तो ये सारे काम उसमें थे। कुल मिला के जो काम था उनका कि जो वन नष्ट हो गए हैं उस वन को फिर से हरा भरा करना, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे नए पौधे लगाएं, चाहे उनकी सुरक्षा करें या कुछ भी करें, तो नए वनों को फिर से हरा भरा करना इनका मुख्य काम था। आगे हैं आपके, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सत्य और असत्य बताने हैं आपको। पहला, ट्रीज वर बीइंग सेव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स। ठेकेदारों के द्वारा पेड़ों की सुरक्षा की जा रही थी, रक्षा की जा रही थी, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। कॉन्ट्रैक्टर तो वनों को क्या कर रहा था, नष्ट कर रहा था, काट रहा था, तो इसलिए इस पे एफ बनाएंगे। In 1953, a group of people from a factory arrived at the village of गोपेश्वर। ये भी फॉल्स है क्योंकि 1953 की बात नहीं है ये। अगला, चिपको ऑफ और हज द ट्री वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज। चिपको या पेड़ों को गले लगाओ, ये जो आंदोलन है वो अहिंसक आंदोलन है पहाड़ी लोगों का अपने जंगलों को बचाने के लिए। तो ये ट्रू है, सत्य है। दासोली ग्राम स्वराज मंडल इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। दासोली ग्राम स्वराज मंडल एक संगठन है जो वन नष्ट हो गए हैं, जंगल नष्ट हो गए हैं, उन्हें पुनः जीवित करने के लिए। तो ये भी ट्रू है क्योंकि उनका यही काम है कि वो फिर से जंगलों को हरा भरा कर सकें। चिपको मूवमेंट प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। चिपको आंदोलन जो है जंगलों को संरक्षित करने के लिए या जंगलों को बचाने के लिए एक मूल्यवान बहुमूल्य तरीका साबित हुआ। तो ये भी सत्य है। ये एक्सरसाइज है आपकी लेट्स लर्न, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। रीड द following sentences carefully. Look at Reena. She is studying. Mother and father have come to see her. They are glad to see her studying. She is also glad to see them. Look at Reena. रीना को देखो। यहाँ पे रीना शब्द है लड़की का। She is studying, वह पढ़ रही है।
रीना के लिए यहाँ पे दोबारा से रीना रीना नहीं करा है कि रीना पढ़ रही है, रीना ये रीना वो। तो दोबारा जब हमें किसी नाम की जगह पे शब्द यूज करने की जरूरत पड़ती है तो वो शब्द हमारा कहलाता है प्रोनाउन। लड़कियों के लिए प्रोनाउन शब्द बनता है सी। तो रीना के लिए यहाँ पे सी प्रोनाउन है, इसलिए इसको यहाँ पे ब्रैकेट में रखा है। मदर एंड फादर हैव कम टू सी हर। माँ और पिताजी उसको देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे ये शब्द ऑब्जेक्ट और पजेसिव के रूप में आया हुआ है। दे आर ग्लैड टू सी हर स्टडिंग। वे उसको देख करके खुश हुए। यहाँ पे हर शब्द किसके लिए आया? रीना के लिए आया, ये ऑब्जेक्ट है। और दे शब्द आया है मदर एंड फादर। जब शब्द बहुवचन होता है तो उसके लिए प्रोनाउन बनता है दे। शी इज ऑल्सो ग्लैड टू सी देम। वह भी उनको देख करके खुश हुई। यहाँ पे सी शब्द फिर से रीना के लिए आया और देम शब्द जो है वो दे का ऑब्जेक्ट रूप है। देम का ऑब्जेक्ट रूप है, दे का ऑब्जेक्ट रूप है देम। देम किसके लिए आया है? मदर एंड फादर के लिए, या फिर कहें देम शब्द आया है दे के लिए। तो ये इसके प्रोनाउन के आपके रूप हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दो रूपों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए प्रोनाउन चार्ट। द वर्ड दैट कैन रिप्लेस नाउन। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, आई, यू, बी, देम, ये प्रोनाउन कहलाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा प्रोनाउन चार्ट बता रही हूं। ये हमारे प्रोनाउन शब्द हैं। जो शब्द नाउन की जगह पे यूज होते हैं वो प्रोनाउन है। तो ही, सी, दे, इन तीनों को बनाया जाता है। बाकी ये सब अपन को बने हुए दिए होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है, आई और बी दो शब्द फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। यू सेकंड पर्सन कहलाता है और ये आपके थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और ये ही, सी, दे, इट, आई, बी, यू, ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही आते हैं। सेंटेंस के शुरुआत में ही आएंगे, जहां से कोई काम की शुरुआत होती है। अगर हम प्रश्न पूछें कौन, तो कौन का जवाब जो शब्द मिलता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। तो उस रूप में हमेशा क्या आते हैं? ये नाउन या प्रोनाउन। सी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है। कौन पढ़ रहा है? सी, ठीक है ना। दे आर ग्लैड टू सी, वो खुश हुए। कौन? दे। इस तरह से क्वेश्चन जब कौन करके पूछा जाता है तो सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट के रूप में ये आपके प्रोनाउन हमेशा आते हैं। अब ये प्रोनाउन जो सब्जेक्ट रूप है, इनका ही ऑब्जेक्ट रूप ये होता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो हम ही लिखेंगे, और अगर उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने की जरूरत पड़ी तो ही नहीं लिखा जाएगा, हिम लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब ये वर्ब के बाद अगर रखे जाएंगे, सेंटेंस के शुरू में अगर ये रखे जा रहे हैं तो ये लिखेंगे। अगर वर्ब के बाद रखने की जरूरत पड़ी है सेम अर्थ में, उसी अर्थ में, तो ही नहीं लिखा जाता, तो हिम लिखा जाता है। इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, इट का इट, आई का ऑब्जेक्ट मी, बी का ऑब्जेक्ट अस और यू का ऑब्जेक्ट यू। ये आपको याद होनी चाहिए सारणी। तो यहाँ पे जो शब्द आए हैं आपके, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में और कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं। तो अगर आप ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन और प्रोनाउन, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। उन्हें विस्तार से थोड़ा सा रीडिंग लगा लें नाउन और प्रोनाउन तो समझ में आएगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउन। अब हमें सूटेबल प्रोनाउन से खाली स्थान भरना है। देखो पैराग्राफ से थोड़ा और बात समझ में आ जाएगी। लीना वाज ऑन हर एनुअल विजिट टू हर अंकल्स हाउस। लीना अपने वार्षिक भ्रमण पर है अपने अंकल के घर पर। अब यहाँ पे हर अंकल्स हाउस, यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट नहीं है, पजेसिव है। पजेसिव क्या होता है? पजेसिव ये शब्द होते हैं।
पजेसिव वो शब्द होते हैं जो हमारा किसी के साथ में संबंध बताते हैं। तो जैसे ही का पजेसिव होता है हिज, सी का हर, दे का पजेसिव देयर, इट का इट्स, आई का माई, बी का आवर, यू का योर। संबंध बताते हैं या हमारा अधिकार बताते हैं। किसका, किसकी, किसके, इस तरह का जो अर्थ निकलता है वो हमेशा पजेसिव के साथ में निकलता है। जैसे यह है हर अंकल्स हाउस, उसके अंकल के घर आई है। किसके, हर, है ना, उसके अंकल। तो यहाँ पे हर शब्द क्या है, पजेसिव। सी ऑलवेज एंजॉय इट, सी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस या फुल स्टॉप होके नया सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है और शुरू में ही सब्जेक्ट रखा जाता है। सी ऑलवेज एंजॉयड इट, इट का मतलब यहाँ पे हाउस के लिए, निर्जीव चीजों के लिए प्रोनाउन जो बनती है वो इट बनती है। बिकॉज, वह हमेशा इसको एंजॉय करती है अंकल के घर को। बिकॉज सी वाज अलाउड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे डाउन एट द मैंगो ग्रोव। यहाँ पे सी शब्द आएगा, बिकॉज के बाद यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट रूप आना है क्योंकि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखी हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है क्योंकि उसको इस बात की यहाँ पे आज्ञा दे दी जाती है कि वो पूरा दिन क्या करे, मैंगो ग्रोव यानी उनका जो आम का गार्डन है उनके बीच में वो दिन बिता सके। रीनास अंकल वाज अ फ्रेंड ऑफ द मैन हु ओन्ड द ग्रोव, और रीना के जो अंकल हैं जो आम के बगीचे के मालिक हैं उनके फ्रेंड हैं। रीनास अंकल, यहाँ पे कोमला का केस लगा हुआ है, ये रीना का पजेसिव बन गया। रीनास अंकल यानी रीना के चाचा, वाज अ फ्रेंड मित्र हैं कौन के, ऑफ द मैन हु ओन्ड द ग्रोव, जो इस आम के बगीचे के मालिक हैं उनके। एंड ही, अब यहाँ पे ही शब्द किसके लिए आएगा, मालिक के लिए, जो मैंगो ग्रोव का मालिक है। ही ऑलवेज गेव मैंगोज एट अ स्पेशल रेट, वो हमेशा क्या करते हैं, स्पेशल रेट पर उन्हें आम देते हैं। दिस ईयर हर आंट ज्वाइंड, यहाँ पे हर आएगा, आंट शब्द आया, लेडीज शब्द है, लेडीज के लिए पजेसिव भी हर होता है और ऑब्जेक्ट भी हर होता है। लेकिन जब कोई नाउन साथ में आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो फिर पजेसिव होता है। जैसे ऊपर आया था हर अंकल, उसके अंकल, तो उसकी आंटी, तो यहाँ पे ये पजेसिव शब्द आना, हर आंट ज्वाइंड। इस साल उसकी चाची भी शामिल हुई है उसके साथ, तो यहाँ पर भी हर। एंड टुगेदर, और साथ में दे यानी बे, सेट ऑफ अक्रॉस द फील्ड टू द ग्रोव, द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विथ द फ्रूट्स एंड सो बोर्ड डाउन विथ द वेट दैट, पेड़ों की जो डालियां हैं मैंगो के पेड़ की, वो पेड़ से इतनी लदी हुई हैं कि वो नीचे को वजन के मारे झुक रही हैं। दैट दे ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड, इतनी ज्यादा झुक रही हैं कि वे जमीन को छू रही हैं। तो यहाँ पे दे आएगा, बहुवचन के लिए दे प्रोनाउन आता है। दे स्पेंड आवर्स पिकिंग द फ्रूट्स ईटिंग मोस्ट ऑफ देम, यहाँ पे THEM देम लिखा है मैंने, देम एंड स्लीपिंग इन द शेड। वे यहाँ पर क्या कर रही हैं, अपने घंटों व्यतीत करती हैं पिकिंग द फ्रूट, फलों को लेने में, खाने में, और जो शेड है उसमें अपने सोने में। देम यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप आया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट, पजेसिव और सब्जेक्ट रूप में प्रोनाउन का यूज हुआ है। आगे देखें, इसमें आपको टेंस दिए हुए हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच वाज कंप्लीटेड बिफोर और आफ्टर अनदर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल, ये बताता है कि जो काम है भूतकाल में, कोई काम होने के पहले कोई और काम, दूसरा काम, कोई दूसरा काम होने के पहले या दूसरा काम होने के तुरंत बाद हुआ है, खत्म हुआ है।
रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस। नीचे लिखे उदाहरणों को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको ये पास्ट परफेक्ट यानी पूर्ण भूतकाल समझ में आ जाए। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। बिफोर शब्द दो वाक्यों को यहाँ पे जोड़ रहा है। कौन सा सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट है जिसमें हैड हेल्पिंग वर्ब लगी हुई? तो ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट परफेक्ट है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। कब? बिफोर आई अराइव्ड, मैं पहुंचा उससे पहले। तो मैं पहुंचा उससे पहले ये दूसरा काम हो रहा है और ये एक दूसरा काम हो रहा है। तो कोई दूसरे काम होने के पहले या होने के बाद कोई काम घटित होता है और वो पूरा होता है तो वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है। तो ट्रेन जा चुकी है, ये काम पूरा हो चुका है ना, तो ये पास्ट परफेक्ट है। अगला, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था तुम आए उससे पहले, या ऐसे कह सकते हैं तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। मैंने काम समाप्त कर लिया था, कर चुका था। तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है, ये काम आधा है। ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट है। जब दो सेंटेंस बिफोर से जोड़े जाते हैं तो बाद वाला सेंटेंस बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट होता है और बिफोर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है। आगे देखें, आई हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द बेल रिंग। घंटी बजने से पहले मैंने सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए थे, उत्तर दे चुका था। तो यहाँ पे फिर से बिफोर शब्द जुड़ा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हमको ध्यान रखना है कि बिफोर से पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है। बिफोर और आफ्टर दोनों का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में ही होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। अब आगे देखें, इन्होंने शब्द दिए हैं हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स बनने। हरी बिफोर द डॉक्टर केम, रन, स्टॉप, डाइड, रीच, लैंड। डॉक्टर के आने से पहले क्या होगा? डॉक्टर मर जाएगा, सॉरी कोई भी मरीज है वो मर जाएगा, ठीक तो हो नहीं जाएगा अपने आप, तो इसलिए यहाँ पे आएगा डेड। हरी हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हरी मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले, या फिर ऐसे कहें डॉक्टर के आने के पहले हरी मर चुका था। अगला है द रेन। हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब साथ में आनी है। यहाँ पे ये बात कहने की जरूरत नहीं रहती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब अपने आप लगानी होती है। तो द ट्रेन हैड स्टॉप्ड आएगा, बिफोर यू अराइव्ड, तुम्हारे आने से पहले ट्रेन रुक चुकी थी। आई हैड, इसमें आएगा रीच्ड। आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग। घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। देयर वाज ए स्टॉर्म आफ्टर द प्लेन। यहाँ पे शब्द आ गया है आपका, बिफोर नहीं है, आफ्टर। आफ्टर द प्लेन हैड लैंडेड। जब आफ्टर से दो वाक्य जुड़े होते हैं तो बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है। तो इफ द प्लेन हैड लैंडेड, हैड हेल्पिंग वर्ब इसमें आई तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। द थीफ अवे बिफोर द पुलिस केम, हैड रन। रन की थर्ड फॉर्म रन होती है, रन, रेन और वापस से रन, इसलिए इसमें हेड के साथ में रन आएगा। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अगली एक्सरसाइज है आपकी लेट्स टॉक। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली। ये आपको एक पार्क का सीन दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं इस तरह से जगह जगह। और यहाँ पे ये दिया हुआ है पैराग्राफ आपका, इमेजिन यू वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक।
कल्पना करें कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे पार्क में घूमने गए हैं। योर फ्रेंड वांटेड टू नो अबाउट योर विजिट। आपका मित्र आपके भ्रमण के बारे में जानना चाहता है। द आंसर्स यू गेव आर गिवन बिलो। जो आपने उसके जवाब दिए वो नीचे लिखे हैं। फ्रेम द क्वेश्चन रिलेटेड टू द आंसर। जो नीचे आंसर लिखे हुए हैं उस बात को ध्यान में रख करके आपको क्वेश्चन बनाना है। तो नीचे मैंने आपके लिए कुछ बनाए हैं। पहला जवाब आपका लिखा हुआ है, आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया। अब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया, इसके लिए क्या प्रश्न बनेगा? वेयर डिड यू गो। ये सेंटेंस आपका आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट में। तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया, तो प्रश्न ये बनता है कि कहाँ गए। ठीक है ना, तो कहाँ गए के लिए प्रश्न होगा वेयर डिड यू गो। कहाँ के लिए वेयर शब्द लगाया, और ये वेंट शब्द जो दिया हुआ है इस सेकंड फॉर्म की वजह से हमने WH वर्ड के बाद डिड लगाया और आई का सब्जेक्ट हो जाता है यू। सेकंड पर्सन में बदला जाता है फर्स्ट पर्सन को। जब क्वेश्चन बनाते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को सेकंड पर्सन में बदला जाता है, तो इसको बदल दिया हमने यू में। और वेंट की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म आ चुकी है, इसलिए वापस से मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में क्वेश्चन में लिखा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा वेयर डिड यू गो। इस तरह से हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। अगला आपका आंसर है माई मदर एंड सिस्टर वेंट विथ मी। मेरी माँ और बहन मेरे साथ गई। तो प्रश्न ये बनता है कौन गया आपके साथ में? तो हु वेंट विथ यू। हु के साथ में जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो बाद में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं रहती। पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट रख दी जाती है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट रख दी जाती है। तो इसलिए ये जो बनेगा क्वेश्चन बनेगा हु वेंट विथ यू, कि तुम्हारे साथ में कौन गया। अब यहाँ पे माई शब्द था तो यहाँ पे यू आ जाएगा, सेकंड पर्सन आ जाएगा। माई मदर एंड सिस्टर वेंट विथ मी। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है। मेरे साथ कौन कौन गया? मेरी माँ और बहन गई मेरे साथ। तो यहाँ पे आई के लिए शब्द वापस से यू। अगला व्हाट डिड यू सी देयर। क्यों बना ये व्हाट डिड यू सी देयर? तुमने क्या देखा? क्योंकि इसमें लिखा है वी सा अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड चिल्ड्रन देयर। हमने वहां पे बहुत सारे लोग और बच्चे देखे। तो बहुत सारे लोग और बच्चे देखे, उसके लिए क्वेश्चन बनता है कि तुमने वहां क्या देखा। तो व्हाट डिड, व्हाट आता है क्या के लिए, तो व्हाट डिड सा सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे डिड आएगा यू। प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है तुमने क्या देखा? हमने देखा, है ना। तो फर्स्ट पर्सन है ये बीवी, इसलिए यहाँ पे फिर से यू। सा की फर्स्ट फॉर्म सी, और देयर वैसा का वैसे। वहां पे क्या देखा? वहां पे हमने लोग बाग और बच्चे देखे। अगला क्वेश्चन फिर से आंसर दिया हुआ है। सम वर वॉकिंग अबाउट, सम वर रीडिंग न्यूज़पेपर, सम वर टॉकिंग, सम वर प्लेइंग एंड सम ऑफ देम जॉगिंग। वहां पे कुछ लोग क्या कर रहे थे? आपस में कुछ लोग टहल रहे थे। सम वर रीडिंग, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। बच्चे जो है खेल रहे थे, और कुछ बच्चे जॉगिंग कर रहे थे। तो अब ये प्रश्न बनता है इतने सारे लोग क्या कर रहे थे? तो व्हाट वर पीपल डूइंग देयर। लोग बाग वहां पे क्या कर रहे थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगला दिया है आपका वी केम बैक एट 9 o'clock। हम 9 बजे वापस आए। तो प्रश्न बनेगा कि आप कब वापस आए। तो समय के लिए क्वेश्चन बनता है व्हेन डिड यू कम बैक। आप वापस कब आए। अगला यस वी एंजॉयड एंड
रिटर्न होम फुल ऑफ एनर्जी। हम जब वापस आए तो हम फुल ऑफ एनर्जी यानी कि मनोरंजन से भरे हुए थे और एनर्जी से भरे हुए थे। तो क्वेश्चन बनता है, डिड यू एंजॉय मॉर्निंग वॉक? क्या तुमने मॉर्निंग वॉक का आनंद लिया? तो यस वी एंजॉयड, हाँ हमने मजे लिए और हम एनर्जी से भरे हुए थे। अब आगे आपकी ये नोटिस दी हुई है, एक वल्लभ भाई स्कूल भोपाल नोटिस ट्री प्लांटेशन सेरेमनी। इसके आधार पे आपके फिर से थोड़े से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किस तरह से आपको जवाब लिखना चाहिए, आंसर वो बराबर आपका सिखाया जा रहा है। पहले दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। अनुराग हैज पुट अप आ नोटिस आएगा यहाँ पे, ये अनुराग ने लिखी है और ये एक नोटिस है। रीड द फॉलोइंग कल्चर सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल पुट अप हिज स्कूल नोटिस बोर्ड एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये नोटिस है। तो अनुराग ने लिखी है क्योंकि यहाँ पे नाम जिसका होता है उसने वो नोटिस जारी की होती है। अनुराग इज द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसका पद, अनुराग का कल्चरल सेक्रेटरी। तो यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे कल्चरल सेक्रेटरी तो आपका लिखा हुआ है, और वल्लभ भाई स्कूल। फिर आपके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर कैसे लिखना। पहला क्वेश्चन है, विच सेरेमनी वाज बीइंग हेल्ड एट वल्लभ भाई स्कूल? वल्लभ भाई स्कूल में कौन सी सेरेमनी है, समारोह, कौन सा समारोह हो रहा है, होने वाला है, इस तरह से। अ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी विल बी हेल्ड इन द स्कूल प्रीमिसेस ऑन 15 अक्टूबर 2006। तो कौन सा समारोह होने वाला है? अ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी, वृक्षारोपण समारोह। तो बीच की जगह पे हमें जो शब्द लिखना है वो लिखना है अ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी। यहाँ से देख के हम लिख देंगे इतने शब्दों को, अ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी, और बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसा ही उतार देंगे तो आंसर बन जाएगा। वाज बीइंग हेल्ड एट वल्लभ भाई स्कूल। अगला है, हाउ मेनी प्लांट्स आर टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास? कितने पौधे एक क्लास के द्वारा पौधारोपण किया जाना था या सहयोग करना था, कितने पौधों के लिए? ये दिया, अ मिनिमम ऑफ 5 प्लांट्स शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास। प्रत्येक क्लास को कम से कम 5 पौधे लगाना आवश्यक थे या लगाने में सहयोग करना था। तो कितने पौधे, कितने की जगह हाउ मेनी प्लांट्स, हाउ मेनी प्लांट्स की जगह हम लिखेंगे मिनिमम 5 प्लांट्स, और बाकी हमारा आंसर में से वैसा का वैसा ही आ जाएगा। मिनिमम 5 प्लांट्स आर टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड डेसिग्नेशन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज रिटन द नोटिस। उस बच्चे का नाम बताओ और पद बताओ जिसने नोटिस जारी की है। तो हम ये राइट शब्द को छोड़ देंगे और जो आंसर लिखना प्रारंभ करेंगे यहाँ से होगा आपका द नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि दो बातें पूछी जा रही, नाम बताओ और पद बताओ। तो द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु हैज रिटन द नोटिस इज अनुराग। ऊपर भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने बताया था, अनुराग के द्वारा नोटिस जारी की जा रही है आपकी, ये अनुराग लिखा हुआ इसलिए। तो नेम है अनुराग, इज करके लिखेंगे अनुराग। और आगे इसका आंसर, हिज डेसिग्नेशन इज कल्चरल सेक्रेटरी। ये नीचे पद दिया हुआ है, उसका पद क्या है, उसका पद है कल्चरल सेक्रेटरी। तो ऐसे आंसर बन जाएगा, ये मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। अगला है, विच वर्ड इन द नोटिस हैज द मीनिंग कंप्लीट एंड एंथुजियास्टिक। इस शब्द का क्या मतलब है? कंप्लीट एंड एंथुजियास्टिक, पूरी तरह से और उत्सुक। उसके लिए आपका शब्द आया है होल हार्टेड। होल हार्टेड यानी पूरे मन से, पूरे हृदय से, जो अर्थ आ रहा है कंप्लीट एंड एंथुजियास्टिक, पूरे मन से यानी मन लगाकर, दिल लगाकर जो कहते हैं, उसके लिए शब्द आएगा होल हार्टेड। तो इस तरह से आपको क्या करना रहता है, क्वेश्चन आंसर ढूंढने रहते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे की एक्सरसाइज कुछ खास नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। जो काम की एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको करवा दी है। इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सके।